हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड मतलब कि बिना मेडिसिन का यूज किए ही हम हाइपरटेंशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हमको हाइपरटेंशन के दौरान मेडिकेशन लेना पड़ रहा है, मतलब दवा का यूज करना पड़ रहा है, तो उसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन लेंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड के बारे में। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हाइपरटेंशन की समस्या है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उस दौरान हम बिना दवा के उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डाइट मॉडिफिकेशन। तो इसमें डाइट मॉडिफिकेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि जो भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की समस्या है, उसको हम बोलेंगे कि वो अपनी डाइट में कम से कम नमक का यूज करे, जिसकी वजह से जो सोडियम इंटेक है वो कम हो। जो भी व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रसित है, उसको पर डे कितना सॉल्ट लेना चाहिए, कितना सोडियम इंटेक करना चाहिए। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो जो भी हाइपरटेंशन का व्यक्ति है, उसे पर डे 2 ग्राम सोडियम लेना चाहिए। कितना? 2 ग्राम सोडियम लेना चाहिए पर डे। और अगर हम सॉल्ट की बात करें, नमक की बात करें, तो उसको 4 से 6 ग्राम नमक लेना चाहिए पर डे। इससे ज्यादा उसको अपनी डाइट में नमक का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक की वजह से जो सोडियम का लेवल है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लो फैट इन डाइट। मतलब कि जो व्यक्ति है उसको फैट वाली चीजें नहीं खानी है। जैसे फैट दो तरह का होता है, एक अनसैचुरेटेड फैट होता है और एक सैचुरेटेड फैट होता है। तो जो सैचुरेटेड फैट होता है ये होता है एनिमल्स फैट्स। और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ये क्या होता है, ये वेजिटेबल ऑयल्स होता है। तो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे अगर हम अपनी हथेली पे अनसैचुरेटेड फैट को रखेंगे तो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट हो जाता है। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट होता है वो मेल्ट नहीं होता है। तो अगर कोई हाइपरटेंशन का व्यक्ति है और वो सैचुरेटेड फैट ले रहा है, तो इसकी वजह से उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें नैरो की प्रॉब्लम्स आ जाएगी। मतलब वो उनका जो ल्यूमन होगा वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा और ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फिर जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आता है ईट हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब है कि जो व्यक्ति है उसको न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए। मतलब कि कुछ भी उसको नहीं खाना चाहिए। जैसे जो भी हाइपरटेंशन का व्यक्ति है उसको थोड़ा ही खाना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, या फिर सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, पल्स होती हैं, होल ग्रेन्स होता है, इसको अपनी डाइट में उसे शामिल करना चाहिए, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है, इसके जो कॉम्प्लिकेशन आगे होने वाले हैं वो कम से कम हो। इसके साथ ही अगर व्यक्ति स्मोकर है तो उसको कम से कम स्मोकिंग करनी चाहिए। अगर नहीं स्मोकिंग करना है तब तो और ही अच्छी बात है। और अगर व्यक्ति मान लीजिए कॉफी, टी या फिर ऐसे कोई चीजें यूज करता है ड्रिंकिंग के लिए, तो उसको इसका सेवन कम कर देना चाहिए। अगर व्यक्ति कॉफी ले रहा है या फिर टी ले रहा है, दिन भर में 3 से 4 बार ले रहा है, तो ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर वो उसका बहुत ज्यादा मन है, बहुत ज्यादा उसकी इच्छा है, उसकी डिमांड है, तो उसको 24 आवर में 1 या 2 बार ही टी या फिर कॉफी का सेवन करना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं लेना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर इस तरह से व्यक्ति अपना डाइट पैटर्न फॉलो करता है, तो जो भी उसकी हाइपरटेंशन की समस्या है 10 से 15% तो ऐसे ही कम हो जाएगी, अगर वो फर्स्ट स्टेज में है। अगर सेकंड स्टेज में है तो भी उसकी जो हेल्दी डाइट होगी, जो डाइट पैटर्न वो फॉलो करेगा, उसकी वजह से भी उसका हाइपरटेंशन काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट इसमें सेकंड है एक्सरसाइज। जो भी हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे उसको क्या करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, एंड फिजिकल एक्टिविटी हो गई। फिजिकल
एक्टिविटी हो गई, ये सारी चीजें उसको करनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि पहली बात तो जो व्यक्ति का वेट है वो कंट्रोल में रहेगा। अगर उसका वेट बढ़ता है तो फिर वो हाइपरटेंशन के लिए और कॉम्प्लिकेटेड स्थिति पैदा करता है, लेकिन अगर वेट उसका नॉर्मल रहेगा तो इसकी वजह से जो हाइपरटेंशन के आई कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उनसे वो बचा रहेगा। साथ ही अगर वेट कम होता है तो हाइपरटेंशन की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो भी कम हो सकता है। नेक्स्ट जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम बोलते हैं एचडीएल, जिसको बोलते हैं हाई लिपिड हाई डेंसिटी, एचडीएल जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, वहीं पे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। तो अगर व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है इसका लेवल शरीर में बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। साथ ही जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका भी लेवल कम होगा, जिसकी वजह से जो आर्टरी है, ब्लड वेसल्स है, उनका जो नैरोइंग है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो अगर व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो ये भी हाइपरटेंशन को बहुत हद तक कम कर सकता है, ब्लड प्रेशर के दबाव कम कर सकता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है मैनेज स्ट्रेस, मतलब कि जो तनाव है, स्ट्रेस है, अगर इसको मैनेज कर लिया जाए तो इसकी वजह से जो हाइपरटेंशन की समस्या है उसको कम किया जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है अधिकतर वो किस वजह से होता है, ओबेसिटी की वजह से होता है, लाइफ स्टाइल अच्छा ना होने की वजह से होता है, डाइटरी पैटर्न अच्छा ना होने की वजह से होता है, या फिर अधिक डाइटरी फूड यूज करने की वजह से होता है, या फिर स्ट्रेस लेने की वजह से होता है। तो फिलहाल जो हाइपरटेंशन की सबसे ज्यादा समस्या लोगों में देखने को मिल रही है वो उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो अगर हम इस स्ट्रेस को मैनेज कर लें तो हाइपरटेंशन पर काफी हद तक हम उसको पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो स्ट्रेस को हम कुछ रिलैक्सेशन मॉडलिटीज होती हैं जिसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। रिलैक्सेशन मॉडलिटीज होती हैं जिसके थ्रू हम जो स्ट्रेस होता है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जो रिलैक्सेशन मॉडलिटीज होती हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एग्जांपल है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक, तो बायोफीडबैक क्या है? बायोफीडबैक एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसके द्वारा हम व्यक्ति के अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप कर देते हैं कि वो अपने जो खुद के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उस पे वो कंट्रोल करना सीख जाता है, जिसकी वजह से वो अपने स्ट्रेस को कम कर लेता है और हाइपरटेंशन की जो समस्या है उससे भी उसको छुटकारा मिल जाता है। तो ये जो टेक्निक है बायोफीडबैक की जो टेक्निक है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के द्वारा दी जाती है जो इसके बारे में ट्रेंड होते हैं, जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग कर रखी है। तो हम कह सकते हैं कि जो बायोफीडबैक है ये क्या है, ये एक ट्रेनिंग मेथड है जिसके थ्रू व्यक्ति के अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप की जाती है जिसके थ्रू वो अपने स्वयं के जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है, मेंटल या फिर फिजिकल एक्टिविटी है, उन पे कंट्रोल करना सीख जाता है, जिससे वो अपने स्ट्रेस को कम कर लेता है और हाइपरटेंशन से खुद को प्रिवेंट कर लेता है। अगर हाइपरटेंशन की समस्या है तो उसको वो कम कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है डीप ब्रीथिंग। तो डीप ब्रीथिंग के थ्रू भी जो स्ट्रेस है उसको कम किया जा सकता है। एंड थर्ड है मसाज, मसाज थेरेपी भी ली जा सकती है। एंड फोर्थ है म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी का यूज करके भी जो स्ट्रेस है उसको कम किया जा सकता है। एंड फिफ्थ है आर्ट थेरेपी, आर्ट थेरेपी का यूज करके जो माइंड होता है इसको डाइवर्ट करके भी हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि तनाव तभी होता है जब हम किसी चीज के बारे में बहुत अधिक सोच लेते हैं। तो अगर हम उस चीज से अपने ध्यान को हटा दें, खुद को डाइवर्ट कर दें तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो इसकी वजह से जो हाइपरटेंशन की समस्या है वो काफी हद तक कम हो सकती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवा के उपयोग के ही हाइपरटेंशन की समस्या को कम कर सकते हैं। अगर हाइपरटेंशन फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है तो इसके बाद अगर हाइपरटेंशन की समस्या होती है या फिर लंबे समय से हाइपरटेंशन की समस्या है तो फिर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हाइपरटेंशन में हमको मेडिसिन लेनी हो तो हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मेथड, मतलब कि जो हाइपरटेंशन है उसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें डायूरेटिक्स।
डाययूरेटिक्स। तो डाययूरेटिक्स क्या है? तो डाययूरेटिक्स एक ऐसे एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो शरीर में जो सोडियम होता है और वो वाटर होता है, इन दोनों के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं और यूरिन आउटपुट के थ्रू इनको शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्योंकि जो पानी होता है वो हमारे शरीर में अगर पर्याप्त मात्रा में है तो ये प्रॉपर जो सोडियम है या फिर जो सॉल्ट है उसकी मात्रा को हमारे शरीर में जितना होना चाहिए उतना ही रखता है, बाकी इसको निकालता रहता है। लेकिन अगर हम सोडियम इंटेक ज़्यादा करते हैं या फिर साल्ट अधिक लेते हैं तो सॉल्ट और सोडियम इन दोनों का ये कैरेक्टर होता है कि ये पानी को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब ये पानी को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? हार्ट के ऊपर पड़ता है और ब्लड वेसल्स के ऊपर पड़ता है। तो अगर शरीर में सोडियम और नमक किसी भी तरह से इसकी अधिकता हो जाती है तो ये हमारे हार्ट के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जैसी समस्या होती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन की समस्या है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उस दौरान हम क्या देते हैं? डाययूरेटिक्स देते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड मेडिसिन होती है और ये लैसिक्स के नाम से आती है। तो ये जो मेडिसिन होती है इसका एक्शन होता है कि ये जो यूरिन आउटपुट है उसको बढ़ा देती है। जब यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है तो शरीर में जो वाटर इकट्ठा हुआ है, जो वाटर रिटेंशन हुआ है, वो क्या होता है? वो बाहर होने लगता है। और जब वाटर बाहर होता है तो उसके साथ साथ जो सोडियम है, सॉल्ट है, वो भी बाहर होने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज कर सकते हैं? अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो हम डाययूरेटिक्स मेडिसिन यूज कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, बिना किसी फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के हम कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकते किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट सेकेंड है जिसे दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन होती हैं ये क्या करती हैं? ये हार्ट के लोड को कम करती हैं। जो हार्ट पे अधिक लोड पड़ रहा है उसको कम करती हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट भी कर देती हैं। तो जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो जो ब्लड का प्रेशर है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। ये ब्लड वेसल्स हैं, अगर इनमें ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर नैरोइंग है तो जो ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है। जो आर्टेरियल वॉल है इन पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, बढ़ रहा है और हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, हार्ट पे लोड बढ़ रहा है। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जा रही हैं, चौड़ी हो जा रही हैं, तो जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड का प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा और इसकी वजह से जो हार्ट होगा उसको भी फंक्शन कम करना पड़ेगा। जो बार बार वो पंपिंग कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, वो उसको कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका लोड भी कम हो जाएगा और जो हाइपरटेंशन जैसी समस्या हो रही है वो भी कम हो जाएगी। तो जो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है इनमें कौन कौन सी मेडिसिन आएंगी? तो इसमें होती है लाइबेटालोल, एटिनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। तो ये कुछ मेडिसिन है जिनका हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन के दौरान। नेक्स्ट इसमें थर्ड मेडिसिन यूज होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मतलब कि जो कैल्शियम है उसके जो चैनल्स हैं उसको ये ब्लॉक कर देती है। मतलब जहाँ पे भी कैल्शियम जा रहा है उसको ये क्या करती है? रोक देती है, जो ये मेडिसिन होती हैं। तो अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स और जो मायोकार्डियम होता है, वहाँ की जो स्मूथ मसल्स होती हैं, वहाँ पे जो कैल्शियम का प्रवेश हो रहा है, जो कैल्शियम जा रहा है उसको ये रोक देती है, इनहिबिट कर देती है, ताकि कैल्शियम वहाँ तक ना पहुँच पाए। जो मायोकार्डियम की मसल्स हैं वहाँ तक और जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ तक कैल्शियम ना पहुँच पाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वैसोडायलेशन का प्रोसेस होता है। इसके साथ ही जो हार्ट रेट होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। हार्ट अधिक ज्यादा पंप करता है तो पल्पिटेशन जैसी समस्या हो जाती है। तो वैसोडायलेशन होगा, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होंगी? डायलेट होगी। किस वजह से? कैल्शियम का वहां तक ना पहुंचने की वजह से, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। तो अगर वहां तक कैल्शियम नहीं पहुंच पाएगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, साथ ही जो हार्ट रेट है वो भी क्या हो जाएगी? मैनेज जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। साथ ही जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर अपने आप फिर कम हो जाएगा, क्योंकि एक साथ तीन फंक्शन हो रहे हैं। पहला क्या हो रहा है कि वैसो डायलेटर हो रहा है, दूसरा हार्ट रेट कम हो रही है और तीसरा जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम हो रहा है। तो अगर हम ये मेडिसिन देते हैं तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन रख सकते हैं? तो इसमें आती है निफिडिपिन, नेक्स्ट एम्लोडिपिन,
निकार्डिपिन। तो ये मेडिसिन होती हैं जिनका हम यूज करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के रूप में, जब किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस दौरान। नेक्स्ट इसमें फोर्थ मेडिसिन है रेनिन इनहिबिटर्स। रेनिन इनहिबिटर्स, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इनहिबिटर्स मतलब रोकना, और रेनिन क्या है? रेनिन एक एंजाइम है। तो जब रेनिन का प्रोडक्शन अधिक होता है किडनी के द्वारा, तो ये रेनिन क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें एक केमिकल फॉर्म बनाने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती है? नैरो हो जाती हैं, और फिर उनमें प्रॉपर जो ब्लड का फ्लो है वो नहीं हो पाता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आर्टेरियल जो वॉल होती है उनमें ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर वही हाइपरटेंशन कॉज करता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर को कॉज करता है। तो अगर हम रेनिन का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दें, उसको रोक दें, तो इसकी वजह से भी जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। तो इन्हीं मेडिसिन का हम यूज करते हैं जब किसी भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन जैसी समस्या होती है उस दौरान। लेकिन ये जितने भी मेडिसिन हैं ये बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, बिना किसी फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।